नमस्कार दोस्तों आपने एक नारा तो सुना ही होगा, जय जवान जय किसान। ये नारा देने वाले जो महान व्यक्ति थे वो थे लाल बहादुर शास्त्री। इतने अच्छे ये नेता थे, आप जितना आप इनको अच्छा कह सके उतना कम पड़ेगा, क्योंकि इन्होंने ये जो नारा दिया था जय जवान जय किसान, और इन्होंने ये सिद्ध करके भी दिखाया था। एकमात्र ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने हल और बैल के माध्यम से प्रधानमंत्री आवास में कृषि कार्य करते थे। और इतने महान व्यक्ति थे कि जब इनको रेल मंत्री बनाया गया था प्रधानमंत्री बनने से पहले, उस टाइम इन्होंने अपने माँ को भी नहीं बताया था कि हम किस पोस्ट पे काम करते हैं। तो समझ लीजिए इनके व्यक्तित्व क्या रहा होगा। तो दोस्तों आज हम लोग इसी के बारे में जानने वाले हैं, क्योंकि दो महान हस्तियों की जन्म तिथि जो है 2 अक्टूबर है। ठीक है, एक महात्मा गांधी और एक हैं लाल बहादुर शास्त्री। तो कल यानी कि 2 अक्टूबर को हमने महात्मा गांधी का जीवनी के बारे में वीडियो अपलोड किया था, और आज हम अपलोड कर रहे हैं लाल बहादुर शास्त्री की वीडियो। तो आइए दोस्तों हम लोग इसके बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि जितने महान व्यक्ति थे क्या क्या इन्होंने झेला, इनकी प्रारंभिक जीवन क्या रही, राजनीतिक जीवन क्या रही, इसके बारे में। तो सबसे पहले दोस्तों हम लोग देखते हैं इनका जन्म जो हुआ था 2 अक्टूबर 1904 ईस्वी को हुआ था, और इनका निधन जो हुआ था 10 जनवरी 1966 को। इनकी निधन जो हुई थी ताशकंद में हुई थी, लेकिन आज तक एक रहस्य बन के रह गया है कि इनकी मृत्यु क्यों अचानक हो गई, किस तरह से हुई, इसका क्या रीज़न रहा होगा। आज तक ये एक रहस्यमय ढंग से इनकी मृत्यु हुई थी और रहस्य ही बन करके रह गई है। तो आइए हम लोग विस्तार से जानते हैं इनके जीवनी के बारे में। स्टार्ट करते हैं इनके प्रारंभिक जीवन से। तो देखिए लाल बहादुर शास्त्री का जन्म 2 अक्टूबर 1904 को उत्तर प्रदेश के मुगल सराय में हुआ था। उनके पिता शारदा प्रसाद और माँ राम दुलारी देवी थीं। लाल बहादुर का उपनाम श्रीवास्तव था, पर उन्होंने इसे बदल दिया क्योंकि वह अपनी जाति को अंकित करना नहीं चाहते थे। लाल बहादुर के पिता एक स्कूल में अध्यापक थे और बाद में वह इलाहाबाद के आयकर विभाग में क्लर्क बन गए। ठीक है, इनका जन्म कहाँ हुआ था? यूपी में हुआ था। गरीब होने के बावजूद भी शारदा प्रसाद अपनी ईमानदारी और शराफत के लिए जाने जाते थे। लाल बहादुर केवल 1 वर्ष के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया। तत्पश्चात राम दुलारी देवी ने लाल बहादुर और अपने 2 पुत्रियों का पालन पोषण अपने पिता के घर पर किया। जब लाल बहादुर 6 वर्ष के थे तब एक दिलचस्प घटना घटी। और क्या दिलचस्प घटना घटी? बहुत ही रोचक आपको लगेगी इनके जीवन के बारे में समझने में, सुनने में, पढ़ने में। एक दिन विद्यालय से घर लौटते समय लाल बहादुर और उनके दोस्त एक आम के बगीचे में गए जो उनके घर के रास्ते में ही पड़ता था। उनके दोस्त आम तोड़ने के लिए पेड़ पर चढ़ गए जबकि लाल बहादुर नीचे ही खड़े रहे। इसी बीच माली आ गया और उसने लाल बहादुर को पकड़कर डांटा और पीटना शुरू कर दिया। बालक लाल बहादुर ने माली से निवेदन किया कि वह एक अनाथ है, इसलिए उन्हें छोड़ दें। देखिए स्वभाव इनका इतना अच्छा था कि अभी ये ऊंचे आवाज़ में बात नहीं करते थे। आप समझ लीजिए कि जितने छोटे कद के थे उतने ही दिमाग, उतने ही बुद्धि इन्हें कूट कूट कर भरी थी। ठीक है, और इनको प्रधानमंत्री जिस स्थिति में बनाया गया था उसके बारे में भी हम चर्चा करेंगे। पहले इनके प्रारंभिक जीवन के बारे में हम लोग देख लेते हैं। बालक पर दया दिखाते हुए माली ने कहा, चूंकि तुम एक अनाथ हो इसलिए यह सबसे जरूरी है कि तुम बेहतर आचरण सीखो। इन शब्दों ने उन पर एक गहरी छाप छोड़ी और उन्होंने भविष्य में बेहतर व्यवहार करने की कसम खाई। लाल बहादुर अपने दादा के घर पर 10 साल की उम्र तक रुके, तब उन्होंने कक्षा 6 की परीक्षा उत्तीर्ण भी कर ली थी। उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए वह वाराणसी चले गए। तो ये था इनका प्रारंभिक जीवन कि इन्होंने अपनी स्टार्टिंग की जो जीवन थी उसको किस तरह से इन्होंने बिताया। अब आते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पर, और यदि आप इसको देखते हैं तो ही आप इनके बारे में जान पाएंगे कि किस तरह के व्यक्तित्व इनका था। ये जब राजनीति में जुड़े तो इनका व्यवहार किस तरह से रहा। तो चलिए अब हम लोग शुरू कर लेते हैं राजनीतिक जीवन के बारे में। 1921 में जब महात्मा गांधी ने ब्रिटिश सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन की शुरुआत की तब लाल बहादुर शास्त्री मात्र 17 वर्ष के थे। जब महात्मा गांधी ने युवाओं को सरकारी स्कूलों और कॉलेजों, दफ्तरों और दरबारों से बाहर आकर आज़ादी के लिए सब कुछ न्यौछावर करने का आह्वान किया था तब उन्होंने अपना स्कूल छोड़ दिया। आप समझ सकते हैं कितना प्रभाव पड़ा था इनके जीवन पर आज़ादी को लेकर के। हालांकि उनकी माताजी और रिश्तेदारों ने ऐसा ना करने का सुझाव दिया, पर वो अपने फैसले पर अटल रहे। लाल बहादुर को असहयोग आंदोलन के दौरान गिरफ्तार भी किया गया, पर कम उम्र के कारण उन्हें छोड़ दिया गया। जेल से छूटने के पश्चात लाल बहादुर ने काशी विद्यापीठ में 4 साल तक दर्शन शास्त्र की पढ़ाई की और उसी दरमियान इन्होंने अपना पढ़ाई को पूरा किया। इसमें लाल बहादुर ने शास्त्री की उपाधि प्राप्त कर ली।
काशी विद्यापीठ छोड़ने के पश्चात वो द सर्वेंट ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़ गए, जिसकी शुरुआत 1921 में लाला लाजपत राय द्वारा की गई थी। ठीक है, और उन्होंने क्या किया, द सर्वेंट्स ऑफ द पीपल सोसाइटी से जुड़ गए, और जिसकी शुरुआत 1921 में लाला लाजपत राय ने इसका शुरुआत किया था। ठीक है, अब जानते हैं इस सोसाइटी के बारे में। इस सोसाइटी का प्रमुख उद्देश्य उन युवाओं को प्रशिक्षित करना था जो अपना जीवन देश की सेवा में समर्पित करने के लिए तैयार थे। 1927 में लाल बहादुर शास्त्री का विवाह ललिता देवी के साथ हुआ। देखिए, इसमें प्रश्न पूछ सकता है, ठीक है, कि इनकी लाल बहादुर शास्त्री की जो वाइफ थी उनका नाम क्या था, तो ललिता देवी उनका वाइफ का नाम था। विवाह संस्कार काफ़ी साधारण तरीके से हुआ। 1930 में गांधी जी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन का आह्वान किया और लाल बहादुर भी इसी आंदोलन से जुड़े और लोगों को सरकार को भू राजस्व और करों का भुगतान न करने के लिए प्रेरित किया। ठीक है, इनका अहम योगदान रहा था उस टाइम पे। उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया और 2.5 साल तक के लिए जेल भेज दिया गया। जेल में वो पश्चिमी देशों के दार्शनिकों, क्रांतिकारियों और समाज सुधारकों के कार्यों से परिचित हुए। बहुत ही आत्मसम्मानी व्यक्ति थे। एक बार जब वह जेल में थे तो उनकी एक बेटी गंभीर रूप से बीमार हो गई। अधिकारियों ने उन्हें कुछ समय के लिए इस शर्त पर रिहा करने की सहमति जताई कि वह यह लिख कर दें कि वह इस दौरान किसी भी स्वतंत्रता आंदोलन में भाग नहीं लेंगे। लाल बहादुर जेल से कुछ समय के लिए रिहा होने के दौरान स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने के इच्छुक नहीं थे, फिर भी उन्होंने कहा कि वह यह बात लिख कर नहीं देंगे। उनका मानना था कि लिखित रूप में देना उनके आत्मसम्मान के विरुद्ध है, इसलिए वो हमेशा अपने बातों पर अड़िग रहते थे और उन्हें लिख के देना उचित नहीं समझा। 1939 में दूसरे विश्व युद्ध शुरू होने के बाद सन 1940 में कांग्रेस ने आज़ादी की मांग करने के लिए एक जन आंदोलन प्रारंभ किया। लाल बहादुर शास्त्री को जन आंदोलन के दौरान गिरफ्तार कर लिया गया और 1 साल बाद उनको रिहा कर दिया गया। अब आता है 8 अगस्त 1942 को गांधी जी ने भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान किया। देखिए, कंपटीशन में ये प्रश्न बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कि भारत छोड़ो आंदोलन का जो शुरुआत हुआ था कब हुआ था, तो आपको बता दें 8 अगस्त की रात को ही ये स्टार्ट हो चुका था। ठीक है, 8 अगस्त 1942 को भारत छोड़ो आंदोलन का आह्वान हो चुका था। होना था 9 तारीख को, लेकिन किन्हीं कारणवश जो है सो ब्रिटिश शासन वालों को पता चल गया था, जिसकी वजह से 8 तारीख की रात को ही बड़े बड़े नेताओं को गिरफ्तार कर लिया गया था। आप हिस्ट्री में इनको बहुत अच्छी तरह से पढ़े होंगे। चलिए हम आगे बढ़ते हैं, इनके जीवनी को लेकर आए हैं, इसलिए इसमें ज़्यादा चर्चा नहीं करेंगे। उन्होंने इस आंदोलन में सक्रिय रूप से भाग लिया। इसी दौरान वह भूमिगत हो गए और बाद में गिरफ्तार कर लिए गए और फिर 1945 यहाँ पे होगा। फिर 1945 में दूसरे बड़े नेताओं के साथ उन्हें भी रिहा कर दिया गया। उन्होंने 1946 में प्रांतीय चुनावों के दौरान अपनी कड़ी मेहनत से पंडित गोविंद वल्लभ पंत को बहुत प्रभावित किया और पंडित गोविंद वल्लभ पंत जो थे उनको बहुत प्रभावित किया इन्होंने अपने राजनीतिक करियर में, इन राजनीतिक की चर्चा करके। लाल बहादुर की प्रशासनिक क्षमता और संगठन कौशल इस दौरान सामने आया। जब गोविंद वल्लभ पंत उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो उन्होंने लाल बहादुर को संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया। 1947 में शास्त्री जी पंत मंत्रिमंडल में पुलिस और परिवहन मंत्री बने थे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। भारत के गणराज्य बनने के बाद जब पहले आम चुनाव आयोजित किए गए तब लाल बहादुर शास्त्री कांग्रेस पार्टी के महासचिव थे। कांग्रेस पार्टी ने भारी बहुमत के साथ चुनाव जीता। 1952 में जवाहरलाल नेहरू ने लाल बहादुर शास्त्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल में रेलवे और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया। यही बात आता है 1952 को लेकर के, जिसके बारे में इन्होंने अपनी माँ को नहीं बताया था कि हम कहाँ काम करते हैं, क्या करते हैं, मेरी पोस्ट क्या है। और इसकी माँ एक सभा में इनको खोजते खोजते चली गई थी कि यहाँ पे मेरा बेटा भी आया होगा जिसका नाम है लाल बहादुर शास्त्री। लोग इनको घुसने नहीं दे रहे थे इनकी माँ को, लेकिन जब इन्होंने बोला कि मेरा बेटा है तो लाल बहादुर शास्त्री से पूछा गया क्या ये आपकी माँ है, तो इन्होंने जब हामी भरी तो ही इनके माँ को उनके पास जाने दिया गया था वहाँ, और तब भी इन्होंने अपनी माँ को नहीं बताया था। ठीक है, नियुक्त किया और परिवहन मंत्री के रूप में नियुक्त किया। तृतीय श्रेणी के डिब्बों में यात्रियों को और सुविधाएं प्रदान करने में लाल बहादुर शास्त्री के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता। उन्होंने रेलवे में प्रथम श्रेणी और तृतीय श्रेणी के बीच विशाल अंतर को कम किया। 1956 में लाल बहादुर शास्त्री ने एक रेल दुर्घटना की नैतिक जिम्मेदारी लेते हुए मंत्री पद से त्याग दे दिया था। सोचिए, इतने ईमानदार थे। आजकल के कोई मंत्री बनने के लिए लोगों का खून कर देते हैं, जबकि वो एक एक्सीडेंट था, एक घटना था जिसकी जिम्मेदारी लेते हुए इन्होंने अपनी मंत्री पद से त्याग दे दिया था।
जवाहरलाल नेहरू ने शास्त्री जी को मनाने की बहुत कोशिश की, पर लाल बहादुर शास्त्री अपने फैसले पर कायम रहे। अपने कार्यों से लाल बहादुर शास्त्री ने सार्वजनिक जीवन में नैतिकता की एक नम्र मानक को स्थापित किया। अगले आम चुनावों में जब कांग्रेस सत्ता में वापस आई, तब लाल बहादुर शास्त्री परिवहन और संचार मंत्री और बाद में वाणिज्य और उद्योग मंत्री भी इनको बनाया गया था। वर्ष 1961 में गोविंद वल्लभ पंत के देहांत के पश्चात वह गृह मंत्री भी बने। सन 1962 में भारत चीन युद्ध के दौरान शास्त्री जी ने देश की आंतरिक सुरक्षा बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। सन 1962 एक अहम इसलिए हो जाता है क्योंकि भारत आज़ाद हुआ था और उसके बाद प्रथम जो युद्ध हुआ था चीन के साथ हो गया था, जिसमें भारत के पास उतना कौशल क्षमता नहीं थी, सैनिकों के पास उतना कौशल क्षमता नहीं थी, हथियार नहीं थे, जिसकी वजह से भारत को थोड़ा नुकसान उठाना पड़ा था। यहाँ पे महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। 1964 में जवाहरलाल नेहरू के मरणोपरांत सर्वसम्मति से लाल बहादुर शास्त्री को भारत का प्रधानमंत्री चुना गया था। ठीक है, इनको भारत का प्रधानमंत्री चुना गया था, लेकिन यही प्रधानमंत्री इनको जो पद मिला, क्या पता था कि इन्हीं प्रधानमंत्री की वजह से इनकी मृत्यु भी हो जाएगी। क्योंकि चलिए इसके बारे में भी हम आपको यहाँ पे आगे बताते हैं। बहुत ही रोचक कहानी है इनका, आपको जानना चाहिए, समझना चाहिए, क्योंकि देश के बहुत ही प्रतिष्ठित प्रधानमंत्री रहे हैं। यही एक मुश्किल समय था और देश बड़ी चुनौतियों से जूझ रहा था। देश में खाद्यान्न की कमी थी और पाकिस्तान सुरक्षा के मोर्चे पर समस्या खड़ा कर रहा था। 1965 में पाकिस्तान ने भारत पर हमला कर दिया और सबसे पहले पाकिस्तान ने भारत पर हमला किया था, जो आज भी ये कर रहा है। लेकिन 1965 के बाद 1999 में भी कारगिल का युद्ध हुआ, उसमें भी पाकिस्तान हार गई थी, 1965 में भी हार गई थी। फिर भी ये आंख दिखाना भारत को नहीं छोड़ता है और आप देख ही रहे हैं इसका परिणाम क्या होता है। जब जब आंख उठाया है भारत पर, पाकिस्तान को हारना ही पड़ा है। आगे बढ़ते हैं। कोमल स्वभाव वाले लाल बहादुर शास्त्री ने इस अवसर पर अपनी सूझबूझ और चतुरता से देश का नेतृत्व किया। सैनिकों और किसानों को उत्साहित करने के लिए उन्होंने जय जवान और जय किसान का नारा भी दिया। ये प्रश्न परीक्षा में पूछे जाते हैं कि जय जवान और जय किसान का नारा किसने दिया था? लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। युद्ध के समय में का नारा दिया। पाकिस्तान को युद्ध में हार का सामना करना पड़ा और शास्त्री जी के नेतृत्व की प्रशंसा हुई। जनवरी 1966 में भारत और पाकिस्तान के बीच शांति वार्ता के लिए ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच बातचीत हुई। अब यहाँ पे प्रश्न पूछता है कि इनकी जो मृत्यु हुई थी कहाँ हुई थी, तो जगह का नाम आप यहाँ पे नोट कर लीजिए, ताशकंद। ठीक है, कब? 1966 में। ठीक है, ताशकंद में लाल बहादुर शास्त्री और अयूब खान के बीच बातचीत हुई। आगे बढ़ते हैं। भारत और पाकिस्तान ने रूसी मध्यस्थता के तहत संयुक्त घोषणा पत्र पर हस्ताक्षर किए। संधि के तहत भारत युद्ध के दौरान कब्जा किए गए सभी प्रांतों को पाकिस्तान को लौटाने के लिए सहमत हुआ। 10 जनवरी 1966 को संयुक्त घोषणा पत्र हस्ताक्षरित हुआ और उसी रात को दिल का दौरा पड़ने से लाल बहादुर शास्त्री का निधन हो गया। बहुत दुख की बात है कि एक ऐसे व्यक्ति जो भारत के प्रधानमंत्री हैं और उनकी ताशकंद में मृत्यु हो जाती है और उनका पोस्टमार्टम नहीं किया जाता है। और जैसे ही लाल बहादुर शास्त्री की मृत्यु होती है, एक राजनीति में एक सुगबुगाहट पैदा होती है कि अब अगला प्रधानमंत्री कौन बनेगा। उसी टाइम इंदिरा गांधी जी का नाम आता है और इंदिरा गांधी भारत के अगले प्रधानमंत्री चुने जाते हैं। तो आज भी ये रहस्य ही रह गया है कि इनका निधन जो हुआ था दिल का दौरा पड़ने से हुआ था या फिर क्या हुआ था। पोस्टमार्टम तो हुई नहीं थी, इसलिए इसके बारे में जानना कोई मतलब आप समझ सकते हैं कि उचित नहीं होगा ज़्यादा बोलना इसके बारे में, और लोगों को अभी तक पता भी नहीं चल पाया कि एक्चुअली रीज़न इसका क्या रहा होगा। तो दोस्तों आज इस वीडियो में इतना ही। बहुत ही रोचक कहानी थी इनकी, बहुत ही रोचक जीवनी थी इनकी। मिलते हैं फिर किसी दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए बाय। देखते रहिए जीके विद्यार्थी के यूट्यूब चैनल को। थैंक यू।